हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव मौर्य और आप देख रहे हैं ग्लोबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी क्लास 9th को इसमें वन शॉट में हम चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं। वन शॉट का मतलब है कि एक ही वीडियो में आपको पूरे के पूरे चैप्टर की डिटेल दे दूंगा, जिससे कि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा किसे जाता है? सेल को कहा जाता है। सेल मतलब कोशिका। अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर कह सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल वह चीज़ है जिससे किसी भी जीवन की शुरुआत होती है। मतलब अगर आप एक ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, ये अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म से पहले क्या था? एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम था। ऑर्गन सिस्टम किससे बना? जो है कि टिश्यू से मिलके, ऑर्गन्स से मिलके बना। ऑर्गन्स किससे मिलके बने? टिश्यू से मिलके बने। और टिश्यू किससे मिलके बना? सेल से। मतलब अगर आप एक ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली जो शुरुआत की जो इकाई है, यानी जहाँ से शुरुआत हुई है, वो क्या है? वो है सेल। और इसी सेल के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सेल की बात की जा रही है, तो बताइए सेल खोजा कब गया था, किसने खोजा था? तो 1665 में सर रॉबर्ट हुक के द्वारा, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी, पर वह सेल क्या थी? डेड थी। मैं बताता हूँ क्यों डेड थी। उसके पहले आपको थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी कुछ यूँ है कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क एक चीज़ होती है, जैसे आप ऐसे देखते होंगे, लकड़ी का होता है जिसको ढक्कन बंद वगैरह करने में यूज किया जाता है। उसकी एक थिन स्लाइस ली, यानी एक पतला सा उसका स्लाइस लिया। उसको जो है कि माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उन्हें क्या देखने को मिल रहा था कि ये जो कॉर्क है, यह मधुमक्खी के छत्ते नुमा आकृति जो है कि माइक्रोस्कोप के अंदर बना रही थी। तो यह जो मधुमक्खी के छत्ते नुमा आकृति, बहुत छोटे कमरे दिख रहे थे उनको। वो कह रहे हैं कि जब मैंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे बहुत छोटे छोटे कमरे दिखे, ऐसा लग रहा था कि मधुमक्खी का छत्ता है। तो इन्होंने उन कमरों को, उन कंपार्टमेंट को कह दिया सेल। सेल मतलब अ स्मॉल रूम। और आज प्रेजेंट टाइम बायोलॉजी में हम इसी सेल का यूज करते हैं। अब मैं बता रहा था कि इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। देखिए, हालांकि इन्होंने लिया था कॉर्क सेल। कौन सा सेल? कॉर्क। कॉर्क की स्लाइस ली थी। कॉर्क कॉर्क कहाँ से आता है? बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री मतलब यह पेड़ का जो छाल वाला हिस्सा होता है, छाल है, इसके पीछे जो होता है ना, उसको कहते हैं कॉर्क। तो जो छाल वाला हिस्सा है, इससे ही ये कॉर्क बनता है। तो छाल जो है कि डेड है, सूखी हुई है, तो ये कॉर्क भी कैसा हुआ? डेड। और इसके अंदर के सारे सेल्स भी कैसे हुए? डेड सेल्स हो गए। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी क्यों की। पर हमें पता है कि हम लिविंग सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की? किसी ने तो की ही होगी। तो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी आपकी की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कब किया था लिविंग सेल की डिस्कवरी? 1674 में डिस्कवर्ड लिविंग सेल। डिस्कवर्ड द लिविंग सेल कब किया था? 1674 में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पेपर में, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि पेपर में गलत क्या करना है, सही क्या करना है। गलत कुछ नहीं करना है, सब सही करना है। गलती करने से बचे कैसे? अगर पेपर में पूछ दिया कि हु डिस्कवर्ड द सेल, कुछ नहीं मेंशन कर रहा है, डेड लिविंग कुछ नहीं मेंशन कर रहा है, तो आप सीधे रॉबर्ट हुक का नाम पे टिक करेंगे या फिर नाम का नाम लिख देंगे। ठीक है। अगर मेंशन कर रहा है कि लिविंग सेल किसने की थी, तब आप कहेंगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है। टाइम आप याद रख लीजिए। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, एक पॉन्ड वाटर में। देखिए, रिवीजन क्लास में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक पॉन्ड वाटर था,
तालाब के पानी में इन्होंने जो है कि डिस्कवरी की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी इन्होंने बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी की थी। बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी, खोज की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको जानना चाहिए कि इसका हिस्ट्री क्या है, डिस्कवरी कैसे कैसे हो रही हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं। हमने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ली, अब इसके अंदर की हिस्ट्री पढ़ते हैं। मतलब मैं अगर कहूँ ये सेल है, देखिए सेल किसी भी शेप में हो सकती है, वह स्फेरिकल हो सकती है, रॉड शेप हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है। तो मैं यहाँ पे स्फेरिकल सेल ले रहा हूँ जिसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। उसके बाद जो भी सेल के अंदर लिविंग कंटेंट होता है, ठीक है, लिविंग मतलब सेल के अंदर जो भी चीजें लिविंग है, लिविंग कंटेंट इन सेल, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और इसकी डिस्कवरी की थी रे पुरकेंजी ने। किसने की थी? रे पुरकेंजी ने। उसके बाद आती है सेल की थ्योरी, यानी कि सेल के बारे में कुछ लोग बताते हैं। तो एक थे सेलिडेन और एक थे स्वान। बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे ये दोनों लोग। इन लोगों ने मिलकर कहा आपके एनसीईआरटी के हिसाब से कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, जितने भी जीव हैं, वह सभी सेल से मिलके बने हैं, अर्थात कोशिका से मिलके बने हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। इसी सेल थ्योरी को थोड़ा सा बढ़ाया था, एक्सपेंड किया था, एक्सटेंड किया था आपका रुडोल्फ विर्चो ने। किसने? रुडोल्फ विर्चो। कब किया था? 1855 में इन्होंने एक्सटेंड किया था। इन दोनों लोगों ने बारी बारी से 1838 एंड 1839 में सेल थ्योरी दी थी, और रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था और कहा था कि all cells arises from pre-existing सेल। इस धरती पे जितनी भी सेल आपको इस वक्त दिख रही हैं, वह सब सेल पहले से मौजूद सेल से ही आई हैं। मतलब अगर आपको यह सेल दिख रही है तो कुछ दो सेल्स डिवाइड हुई होंगी, फिर ये और डिवाइड हुई होंगी, फिर ये और डिवाइड हुई होंगी, तब जो है कि एक सेल आपको दिख रही है। यानी कि जो भी सेल इस समय आपके पास है वो सब पहले से मौजूद किसी सेल से डिवाइड होकर आई होंगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए नंबर ऑफ सेल्स कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, उसकी बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया है। तो आइए उस क्लासिफिकेशन को भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को दो भाग में विभाजित कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं यह सिंगल सेल से बने होते हैं, सिंगल
सेल मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये मेनी सेल्स से मिलके बने हैं, ट्रिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एग्जांपल में देखूं तो अमीबा है, अमीबा का आपने नाम सुना होगा, क्लामिडोमोनास है, बैक्टीरिया है, स्पायरोगायरा है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ आपके यूनिसेलुलर पैरामीशियम वगैरह सब हैं। तो ये सब आपके क्या है, यूनिसेलुलर हैं, जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, और जो अधिक सेल से एक या एक से अधिक सेल, माफ करिएगा, जो एक सेल से मिलके बने हैं वो यूनिसेलुलर, और जो एक से अधिक सेल से मिलके बने हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यह वह टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तक मैंने जितना पढ़ाया सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, पर जो आपको लिखना पड़ेगा, जो ज़्यादा आपको लिखना पड़ सकता है, ये वह टॉपिक है जो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे फीचर्स, कॉमन फीचर्स ऑफ द सेल। देखिए, कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो लगभग सभी सेल्स में पाए जाते हैं। वह कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं? पहला तो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है आपका न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये तीन चीजें हैं जो कि लगभग हर एक सेल में पाई जाती हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन है जो सेल को आउटर मोस्ट कवरिंग देने का आपको काम करती है। जैसे कि मैं अगर कहूँ ये सेल है, ये है न्यूक्लियस है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज हैं, तो ये है जो है, ये जो प्रोटेक्शन दे रही है इन सबको, आउटर एनवायरनमेंट से मिक्स नहीं होने दे रही है, यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इम्पोर्टेंट क्या है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है? क्योंकि यह कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को, सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही आपका सेल के अंदर अलाउ करती है, परमिट करती है। अगर वह सेल के लिए ठीक नहीं है तो यह उनको सेल में आने नहीं देगी, ठीक है। उसके बाद फिर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट्स होते हैं, किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है, वह दो चीजें होती हैं। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है आपका ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, समझते हैं। डिफ्यूजन का मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द फास्ट मूवमेंट of a substance from high concentration to low concentration। देखिए, कंसंट्रेशन का क्या मतलब, जैसे समझिए एक जगह पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, एक जगह पे पानी की मात्रा बहुत कम है। अगर मैं यहीं पे होल कर दूं तो यहाँ से पानी यहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में चला जाएगा वाटर। जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसी का भी हो सकता है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। गैस में आपका डिफ्यूजन फास्टर होता है, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होता है।
लिक्विड में एज कंपेयर टू गैस कम होता है, उससे भी कम जो है कि आपका सॉलिड में होता है, लेकिन लिक्विड और गैस में अपने पीक पे होता है डिफ्यूजन। आई बात समझ में। अब आती है टॉपिक ऑस्मोसिस, इसी से मिलती जुलती टॉपिक पर थोड़ी सी अलग है। देखिए डिफ्यूजन में आपको किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। डिफ्यूजन में आप बगैर मेम्ब्रेन के कहीं से इधर उधर कर सकते हैं, पर ऑस्मोसिस में यू नीड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें भी वही चीज है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब कोई सब्सटेंस सब्सटेंस मतलब वाटर मॉलिक्यूल, ओनली वाटर मॉलिक्यूल जब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तब हम इस प्रोसेस को कहते हैं यहाँ ऑस्मोसिस हो रहा है। जब कोई सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा तो वो इंडो ऑस्मोसिस होगा, और जब वाटर बाहर आएगा तो वो एक्सो ऑस्मोसिस होगा। अब अगला टॉपिक होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मान लीजिए एक सेल है, यह एक बीकर है, इसमें मैंने जो है कि वाटर का कंसंट्रेशन बहुत हाई रखा है एज कंपेयर टू सेल साइटोप्लाज्म। सेल साइटोप्लाज्म में वाटर का कंसंट्रेशन कम है और बाहर ज़्यादा है, तो होगा क्या कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे सेल के अंदर, किस प्रोसेस से, इंडोऑस्मोसिस से, और यहाँ पे जो है कि सेल हो जाएगी स्वेल अप, यानी सेल वो जो है कि फूल जाएगी, और इसी तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन इट स्वेल्स अप मतलब फूल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है कि सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर का कंसंट्रेशन बाहर के मुकाबले ज्यादा होता है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। अब देखिए होता क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ कंसंट्रेशन लो है, तो वाटर जो है कि एक्सो ऑस्मोसिस के जरिए यहाँ से बाहर आ जाएगा, और जिसकी वजह से सेल अभी ऐसी है, बाद में सेल ऐसी रह जाएगी, यानी सिकुड़ जाएगी, यानी कि श्रिंक हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। आई बात समझ में। सेल मतलब श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ जाएगी। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के साइटोप्लाज्म में भी कंसंट्रेशन वाटर का बाहर अपने सराउंडिंग के कंसंट्रेशन के बराबर होता है, तो ना तो आपका वाटर इधर से इधर जा पाएगा ना इधर से इधर, मतलब नेट मूवमेंट आपका जीरो है। नेट मूवमेंट अभी आपके लेवल में इतना ही, बाकी 11th में आपको देखने मिलेगा नेट मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में, नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब थोड़ा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए। मैंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है, तो ये बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन से। लिपिड क्या है भाई, फैट विच डू नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, ऐसा फैट जो पानी में घुलनशील ना हो। ठीक है, और प्रोटीन क्या है, ये आपका प्रोटीन्स वगैरह आपके रहते हैं सेल्स के अंदर। तो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी है। कौन से लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से। कौन से लिपिड से, फॉस्फोलिपिड। ठीक है,
मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं कुछ इस तरीके से। देखिए ये क्या है, ये है फास्फोरस, ये दोनों जो डंडे हैं ये क्या है, लिपिड है, और ये जो है ये प्रोटीन है, ठीक है। तो ये डबल लेयर है फॉस्फोलिपिड की, इसीलिए इसको बाई फॉस्फोलिपिडियल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन और बाई फॉस्फोलिपिडियल मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेल वॉल के पास। यह सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद होती है। सेल वॉल कहाँ मौजूद होगी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ये मौजूद होगी। अब देखिए सेल वॉल होती है डेड, सेल वॉल होगी डेड, लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। ये क्या है, ये है सेल वॉल और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज, ये सब प्रोटोप्लाज्म है। पर ये जो सेल वॉल है ये प्रोटोप्लाज्म में नहीं आएगी क्योंकि ये लिविंग कंटेंट नहीं है, लिविंग कंटेंट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? यहीं पे एक प्रोसेस होता है, उसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। उसका क्या नाम है, प्लाज्मोलाइसिस। आपने हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन पढ़ा होगा जिसमें हम सेल को पुट करते हैं तो वह वाटर बाहर दे देती है, तो उसी तरीके से ये सेल भी बाहर दे देगी। पर जो सेल वॉल है वो बड़ी कठोर है, वह जो है कि सिकुड़ेगी नहीं। हमने क्या पढ़ा था कि सेल श्रिंक हो जाती है, लेकिन सेल वॉल जो है कि श्रिंक नहीं होगी। तो इसका आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस और ये पूरा सिकुड़ गया है, ठीक है। इसी को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इस फेनोमेना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस हो गया। अब आते हैं न्यूक्लियस पे। बस मैं 15 मिनट और लूंगा और आपका चैप्टर खत्म। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है सेल का, यहीं से पूरा का पूरा सेल कंट्रोल होता है। मैं आपको न्यूक्लियस का एक डायग्राम बना देता हूँ। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये, और इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं पोरस होती हैं, यानी छिद्र मौजूद होते हैं। इसके अंदर होता है क्रोमेटिन मटेरियल। अब मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। क्रोमेटिन मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है, क्रोमोजोम भी इंपॉर्टेंट है, जीन भी इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवाइड नहीं होती है तो क्रोमेटिन मटेरियल इंट्रेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड के लाइक ऐसे पड़ा होता है। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो यही क्रोमेटिन मटेरियल कुछ इस तरीके से रॉड शेप, ऐसे समझिए, अभी ये ऐसे ऐसे है, बाद में कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगा और रॉड शेप जो है कि ले लेगा। इसी को कहते हैं क्रोमोजोम्स। जो ह्यूमंस हैं उनमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स मौजूद होते हैं। आए बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम ये पेपर में जरूर आता है, DEOXYRIBO न्यूक्लिक एसिड, यानी कि
मैं डीएनए का फुल फॉर्म बताऊं तो होगा DEOXY राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। डीएनए कुछ इस तरीके से होगा जिसके अंदर ये प्रोटीन और ठीक है प्रोटीन से मिलकर बना है। यहाँ पे जो इसका फंक्शनल सेगमेंट होगा, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन कहते हैं। और जीन इज द जेनेटिक मटेरियल, जीन इज द जेनेटिक मटेरियल, इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी जीन एक हुआ जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। देखिए एक ह्यूमन डीएनए में लगभग आपका 22,000 जीन्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 22,000 जीन्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन होने के लिए न्यूक्लियर डिवीजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैं आपको सेल डिवीजन यहीं पढ़ा देता हूं क्योंकि ये इससे रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, सेल डिवीजन कब होगा, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। बगैर न्यूक्लियस के डिवीजन के सेल का डिवीजन नहीं हो सकता है। तो सेल का डिवीजन दो तरीके से होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। कितनी सेल्स फॉर्म होती हैं, 2 डॉटर सेल्स। मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद माइटोसिस सेल डिवीजन होता है रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए एंड ग्रोथ के लिए, जबकि मियोसिस सेल डिवीजन गैमेट्स फॉर्म करने के लिए होता है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो ये आपका माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन होता है। उसके बाद एक और ये देखिए, ये वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आता है सेल डिवीजन माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट मैं पढ़ा देता हूं आपको, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। फिर हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉल इन साइज होते हैं और यूकैरियोटिक सेल जनरली लार्ज इन साइज होते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। उसके बाद वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। फिर सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, एक ही होगा सिंगल क्रोमोसोम, और यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। ठीक है, यह कुछ बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया और यहाँ पे जैसे एनिमल सेल्स। आई बात समझ में। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है, एक तरीके का सेल ऑर्गेनेलीज है जिसका काम होता है प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन करना।
देखिए दो तरीके की होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ये बात याद रखिएगा, इसके ऊपर होते हैं, इसके ऊपर नहीं होते हैं। यह जो है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यह लिपिड का सिंथेसिस करता है। यह जो है कि इसका एक और काम है, यह लाइसोसोम्स के लिए मेक एंजाइम्स फॉर लाइसोसोम, लाइसोसोम्स के लिए यह एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अगर यह लीवर सेल के अंदर मौजूद है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये वहां पे मौजूद टॉक्सिक सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। ठीक है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। उसके बाद हम आते हैं आगे गोल्जी एपरेटस पे। गोल्जी एपरेटस डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया गोल्जी एपरेटस, या फिर गोल्जी बॉडी, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लो। इसका मेन फंक्शन क्या था, 3 फंक्शन बताऊंगा मैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं आप नोट करेंगे। पहला फंक्शन है कि यह ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। किस चीज का ट्रांसपोर्ट करेगा, जो प्रोटीन लिपिड जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बनाते हैं उसको बाकी सेल ऑर्गेनेलीज तक या फिर सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का ये काम करता है। कौन करता है, गोल्जी एपरेटस। दूसरा काम क्या है, यह सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। जो भी सिंपल शुगर्स हैं उससे कॉम्प्लेक्स शुगर बनाएगा। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। किसका फॉर्मेशन करेगा, लाइसोसोम का। कंफ्यूज मत होना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम्स बनाता है लाइसोसोम्स के लिए, और गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम को ही बनाता है। ठीक है, ये इसका सबसे बेहतरीन जो आप काम कर सकते हो, जब पेपर में लिखोगे तो नंबर मिलेगा। आप ये तीनों लिख देंगे, कोई नंबर काट नहीं सकता, चाहे 3 नंबर का चाहे 5 नंबर का हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लाइसोसोम के बारे में भी पढ़ लेते हैं, इतना इसकी चर्चा हो चुकी है। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम का काम क्या है, यह डाइजेस्टिव बैग्स की तरह एक्ट करता है। मतलब सेल के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो इनको डाइजेस्ट कर देता है। दूसरा क्या काम करता है, कोई सेल्स डैमेज हो गई है, वॉर्न आउट हो गई, काम नहीं कर पा रही है, उसको भी ये खा जाएगा। इस वजह से इसको स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। यानी सेल में सफाई रखता है पूरा भाई एकदम अपना। उसके बाद तीसरा मेन जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, सुसाइडल बैग। ठीक है, सुसाइडल बैग इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर सेल डैमेज हो जाती है तो यह फट जाता है और इसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो उस पूरी सेल को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब इससे क्वेश्चन आना ही आना है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्यों लाइसोसोम को सोसाइटल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह फट जाता है जब कभी सेल डैमेज होती है या फिर उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया वगैरह हार्म करता है। ठीक है, अब आते हैं इन सभी से ऊपर इनके देवता माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। उसके पास कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसमें जो है कि पूरा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा हुआ है। इसके अंदर डीएनए है। बताओ, इसके पास खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स भी हैं, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि ये अपना काम खुद से कर लेता है, कुछ कुछ काम अपना ये खुद से भी कर लेता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए क्या है, यह एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। सेल के लिए क्या काम करता है? एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और उसी एनर्जी को सेल जो है कि अपने मेटाबॉलिक मैकेनिकल वर्क के लिए यूटिलाइज कर लेती है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या है भाई? प्लास्टिड उसके बाद वैक्यूल आपका लॉस्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि हमने सेल डिवीजन पहले ही पढ़ लिया है। दोस्तों प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, आपके लेवल में प्लांट्स में सिर्फ। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके के मान लो, आप तीन तरीके के मानो, क्यों दो तरीके के मानोगे? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी कि ये है इसके पास, देखिए प्लास्टिक का काम क्या होता है? प्रोवाइड पिगमेंट, एंड ये क्या करता है? पिगमेंट प्रोवाइड करता है और स्टोरेज में हेल्प करता है। प्रोवाइड पिगमेंट एंड हेल्प इन स्टोरेज। जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट को ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, और ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, यानी फूड बनाने में। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, यह रेड, ऑरेंज, येलो और डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, ये हेल्प करता है स्टोरेज में फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, ऑयल्स का, इन सब चीज़ों का स्टोरेज कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। अब वन ऑफ द लास्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? यह एक आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में अलग अलग तरीके के वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा, फ्यू इन नंबर, और एनिमल सेल में स्मॉल पर लार्ज इन नंबर। ओके, ये काम क्या करते हैं? ये भी स्टोरेज का काम करते हैं। सैप स्टोर कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपका अमीनो एसिड्स स्टोर कर सकते हैं, लिक्विड स्टोर कर सकते हैं, फ्लूइड वगैरह स्टोर कर सकते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस स्टोर कर सकते हैं, और सेल का प्रेशर मेंटेन करने में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स आप मैं बताता हूँ कैसे।
वैक्यूल्स आपका 3 तरीके का होता है। एक होता है सैप वैक्यूल, दूसरा होता है फूड वैक्यूल, तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सैप वैक्यूल में सैप स्टोर होता है, फूड वैक्यूल में फूड स्टोर होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में कॉन्ट्रैक्टाइल। गलत। सैप वैक्यूल में सैप स्टोर होता है, फूड में फूड, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का अलग काम होता है। ये मान लो सेल है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये क्या करेगा कि सेल में से आपका फ्लूइड को ले लेगा और एकदम फूल जाएगा, गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, और जैसे ही फटने वाला होगा तुरंत जो है कि रिलीज कर देगा। ये सारा फ्लूइड बाद में ये वापस कर देगा, ठीक है। पहले लेगा फिर बाद में वापस कर देगा, और इससे क्या होगा, वहां का प्रेशर मेंटेन हो रहेगा, ठीक है। ये वैक्यूल्स थे, तीनों तरीके के वैक्यूल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइए कि कौन सा सेल ऑर्गेनली सेमी ऑटोनोमस होता है। दो होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है आपका खुद माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट को मैंने नहीं बताया था, लेकिन इसके पास भी लिख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों जो है कि सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है, साथ में राइबोसोम्स होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन बना पाते हैं। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए, चाहे वो किसी टॉपिक का हो, किसी चैप्टर का हो, कोई भी हो, वन शॉट हो, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका वन शॉट जरूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।